प्रिय विद्यार्थियों, प्राचीन भारत के पुरातात्विक स्रोत के भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले भाग में हम पुरातात्विक स्रोत अभिलेखों के बारे में अध्ययन कर चुके थे और अन्य सभी पुरातत्व के प्रकारों पर आज हम अध्ययन करेंगे। अभिलेखों के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है सिक्के या मुद्राएं। यह इतना महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार अभिलेखों के लिए अध्ययन की एक शाखा एपिग्राफी का आरंभ किया गया, उसी प्रकार सिक्कों के अध्ययन के लिए न्यूमिस्मैटिक्स नामक शास्त्र की स्थापना की गई है। हम यदि भारत में सिक्कों के इतिहास के बारे में बात करें तो हम देखते हैं आरंभ में यहाँ पर चांदी के आहत सिक्के, जिन्हें पंचमार्क कॉइन भी कहा गया, वह सर्वाधिक थे। चांदी के अतिरिक्त हमें तांबे और कांसे के सिक्के भी प्राप्त होते हैं। आहत सिक्के किसे कहते थे? जब धातु के टुकड़े को गर्म करके उसे चिन्ह विशेष का ठप्पा मारकर बनाया जाता था तो वो आहत सिक्के कहलाते थे। इन आहत सिक्कों पर कुछ चिन्ह मिलते हैं हमें, जैसे मछली है या पेड़ बना हुआ है, मोर है या यज्ञ वेदी है या सूर्य बना है, हाथी, शंख, बैल या अन्य कोई ज्यामितिक चित्र बना हुआ है, खरगोश बना हुआ है। इस तरीके के चित्र हमें मिलते हैं। आप देखिए, आपके स्क्रीन पर साथ में जो चित्र दिया गया है वो आहत सिक्कों का है। तो आप देख सकते हैं कि इन सिक्कों का आकार एक सा नहीं है। कोई ओवल शेप का है, कोई चतुर्भुज में है, कोई षटकोण हो गया है, कोई अठकोण हो गया है, यानी इनमें कोई भी समानता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये धातु के टुकड़ों को लेकर उन्हें गर्म करके उसको पीटा जाता था और जो भी वो आकार ले लेता था वही सिक्का बन जाता था। इसके बाद हम देखते हैं कि 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के मध्य हिंद यूनानी शासक आए और उनके सिक्के आने के बाद भारत में भी ये गोल सिक्के और एक प्रकार के सिक्के बनने आरंभ हुए, यानी हम कहें सुंदर सिक्के बनने आरंभ हुए। और हिंद यूनानी शासकों का इतिहास तो केवल मात्र सिक्कों के आधार पर ही लिखा जाना संभव हुआ है। हमें उनके बारे में ना तो साहित्यिक स्रोत हैं जो ठीक से बताते हैं, न ही हमें उनके अभिलेख आदि प्राप्त होते हैं। तो केवल मात्र सिक्के ही हैं जिनको देखकर हम उनके उत्तराधिकार क्रम के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में, उनके राज्य विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से जो उस समय गणराज्य थे, जैसे मालव गण है या यौधेय हैं, उनके इतिहास को भी सिक्कों द्वारा ही जाना जाता है। आप यह साथ में देख रहे हैं स्क्रीन पर जो सिक्के हैं, उसमें हम जो राजा है उसका चित्र देख रहे हैं, उसका नाम देख रहे हैं लिखा हुआ, और दूसरे सिक्के पर भी हम कुछ न कुछ महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख देख रहे हैं। तो इस प्रकार सिक्कों के माध्यम से हमें कुछ वंशों की जानकारी प्राप्त होती है। सिक्कों का महत्व क्या है? जैसे हमने देखा था कि अभिलेखों के माध्यम से हमें इतिहास की जानकारी कैसे होती है, उसी प्रकार सिक्कों के माध्यम से हम इतिहास को कैसे जान सकते हैं वो हम देखेंगे। राजा की उपलब्धियां, उसके राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक विचारों की जानकारी, उसकी व्यक्तिगत रुचि, उसका उत्तराधिकार क्रम, इस सब की जानकारी हमें सिक्कों के माध्यम से प्राप्त होती है। यहाँ आप जो स्क्रीन पर सिक्के देख रहे हैं, उसमें जो प्रथम सिक्का है उसमें आप राजा और रानी दोनों का ही चित्र देख रहे हैं। ये प्रथम सिक्का है गुप्त वंश का, जिसमें राजा और रानी दोनों का चित्र अंकित हुआ है। ये सिक्का हमें ये जानकारी देता है कि संभवतः राजा और रानी दोनों ने संयुक्त रूप से शासन किया हो, या संभव है कि जो रानी है
उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजा के साम्राज्य को बढ़ाने में या साम्राज्य को चलाने में कोई विशिष्ट योगदान रहा हो। इसी तरीके से जो उसके नीचे सिक्का है वो किसी देवी का है और ये बताता है कि जिस राजा का ये सिक्का है, गुप्त राजाओं का है, कि वो किस प्रकार देवी लक्ष्मी के जो चित्र हैं उनको सिक्कों पे अंकित करवाते थे। इसी तरीके से आप जो ऊपर दूसरा सिक्का देख रहे हैं, जो समुद्रगुप्त का सिक्का है और उसमें वो वीणा बजा रहा है, तो ये भी पता चलता है हमें कि राजा की व्यक्तिगत रुचि क्या थी। इसी तरीके से नीचे वाले सिक्के पे हमें राजा, उसका नाम, उसका चित्र, ये हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। इनके अतिरिक्त सिक्के जो हैं वो आर्थिक स्थिति को बताने में भी सक्षम रहे हैं। आर्थिक स्थिति का तात्पर्य ये नहीं है कि किसी राजा ने यदि सोने के बहुत सारे सिक्के चलाए हैं तो वो उसकी स्थिति अच्छी थी, और यदि वो चांदी के सिक्के चला रहा है तो उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, ऐसा नहीं है। बल्कि सिक्का जिस धातु का है उस धातु की शुद्धता की मात्रा कितनी है। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए कि गुप्त काल में जो सोने के सिक्के मिलते हैं हमें, उनमें बहुत ज्यादा शुद्धता मिलती है। लेकिन स्कंद गुप्त के समय से जो सिक्के हमें प्राप्त होते हैं, उन सोने के सिक्कों में बहुत ज्यादा मिलावट देखी जाती है, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्कंद गुप्त के समय आते आते गुप्त साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी थी। इसी प्रकार हम राजा के राज्यकाल कितना रहा, कितनी अवधि तक उसने शासन किया, इसकी जानकारी भी ले सकते हैं। इसके लिए हमें कुमारगुप्त का एक सिक्का मिलता है, जिसमें एक सिक्के में तो कुमारगुप्त भी युवा है और उसकी जो रानी है वो भी युवा नजर आ रही है, लेकिन कुमारगुप्त के एक सिक्के में कुमारगुप्त वृद्ध नजर आ रहे हैं और उनके साथ उनकी युवा रानी खड़ी है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि कुमारगुप्त ने एक लंबे काल तक, दीर्घ काल तक शासन किया था। अब आते हैं हम पुरातत्व के तीसरे प्रकार पर, जो है मोहरें। ये हमें मिट्टी की, शैलखड़ी की, धातु की, इनकी दिखाई देती हैं। मुख्यतः ये जो मुद्राएं होती थी वो व्यापार में काम ली जाती थी। जब माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था तो जब उसे पैक किया जाता था उसके ऊपर ये मोहर अंकित कर दी जाती थी, ताकि ये पता रहे कि ये कहाँ से आया है। इन मोहरों के अंदर हमें किसी राजा का या पदाधिकारी का या किसी निगम का, व्यापारी का, व्यक्ति का नाम या हस्ताक्षर बना हुआ मिलता है। सबसे पुरानी मोहरें जो हमें भारतीय इतिहास में प्राप्त होती हैं वो है सिंधु घाटी सभ्यता की, और सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग अधिकांश इतिहास हमें मोहरों के माध्यम से ही पता चलता है। आप जो चित्र देख रहे हैं साथ में, उसमें नीचे वाली जो दोनों मोहरें हैं वो दोनों ही सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। इनमें जो अंकित चित्र हैं, जो लेख हैं, उनसे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद आते हैं हम स्मारकों पर। जो पुराने भवन, किले, स्तूप, स्तंभ, चैत्य, विहार, मंदिर आदि हमें प्राप्त होते हैं, वो सभी हम स्मारकों के अंतर्गत लेते हैं। जैसे आपको जो साथ में चित्र मिल रहे हैं, उसमें प्रथम चित्र है हड़प्पा के अन्नागार का। साथ में जो है ऊपर की तरफ देखिए, वो है विशाल स्नानागार का। नीचे स्तूप, सांची के स्तूप का चित्र बना हुआ है, और यहाँ पर हम देखते हैं मंदिर बना हुआ है, रथ मंदिर, और पीछे गोपुरम बना हुआ है।
तो ये जो है अन्नागार या गोदी बड़ा मिलता है हमें, या स्नानागार मिलता है, या धौलावीरा का हमें स्टेडियम मिलता है, या स्तूप मिलते हैं, ये सब क्या है? हमें विभिन्न गतिविधियों के चिन्ह बताते हैं। जैसे गोदीवाड़ा मिलता है हमें लोथल में, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो जहाज है वो आकर रुकते होंगे, माल वाल उतारा जाता होगा, यानी पानी के माध्यम से व्यापार किया जाता रहा होगा। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि कुमराहार जो पटना के निकट है, वहां से हमें एक महल की नींव मिली है, और उस नींव से ये पता चलता है, उसकी जब रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो उससे हमें पता चलता है कि इस नींव के ऊपर लकड़ी का बना हुआ महल था, यानी काष्ठ कला का महल था उसमें। और चूंकि आप जानते हैं लकड़ी जो है वो नष्ट होने वाली चीज है, तो समय के साथ वो जो काष्ठ था वो नष्ट हो गया, लेकिन काष्ठ के माध्यम से इतना बड़ा महल जो है वो उस समय बना लिया जाता था। इसके अतिरिक्त जो स्तंभ हैं, उनकी जो पॉलिश है वो भी हमें आश्चर्यचकित करने वाली है। जो कुतुब मीनार के पास मेहरौली है, वहां पर एक लौह स्तंभ लगा हुआ है, और इतने वर्षों की, लगभग 1500 वर्ष पूर्व का है वो, और इतने 1500 वर्ष में उस लोहे पर न तो जंग लगी है, न वो खराब हुआ है। तो ये सब चीजें हमें आश्चर्यचकित करती हैं और तत्कालीन कला और तकनीक की जानकारी प्रदान करती हैं। अब आते हैं हम मूर्तियों और चित्रकला पर। सबसे पहले हम मूर्तियों की बात करेंगे। मूर्तियां जो हैं उनसे हमें तत्कालीन जो सभ्यता थी उसकी कला कैसी थी, तकनीक कैसी थी, किस प्रकार के आभूषण होते थे, कैसा केश विन्यास होता था, क्या वस्त्र परिधान होते थे, इन सब की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे आप आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, डांसिंग गर्ल जो सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति है, उसका आप यहाँ पर इमेज देख रहे हैं। तो आप देखिए उसमें आपको केश विन्यास नजर आ रहा है, किस तरीके से बालों को बांधा गया है, किस तरीके से हाथ में आभूषण पहने गए हैं, कैसे कान के आभूषण हैं, इत्यादि। तो ये हमें जानकारी देती हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्त्रियां थीं वो विभिन्न प्रकार के केश विन्यास किया करती थी, किस प्रकार के आभूषण पहना करती थी। उसके साथ ही जो इमेज हमें दिखाई दे रहा है वो मौर्यकालीन शिल्प से संबंधित है। यक्ष यक्षिणी की मूर्ति है जो मौर्य काल के लोक धर्म का भान कराता है। एक तो होता है मेन स्ट्रीम में जो धर्म चल रहा है, जैसा कि उस समय बौद्ध धर्म चल रहा था, लेकिन जो लोगों के द्वारा छोटे छोटे क्षेत्रों में जिस तरीके का धर्म प्रचलित था उसकी जानकारी हमें इस मूर्तियों के माध्यम से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त भारत में गांधार और मथुरा कला भी प्रचलित हुई, तथा गुप्तकालीन मूर्तियां भी तत्कालीन इतिहास ज्ञात करने में सहायक है। उनकी भी आइए हम इमेज देख लेते हैं। इसमें जो प्रथम मूर्ति दिख रही है जिसमें बुद्ध खड़े हुए हैं, ये गांधार मूर्ति कला के बारे में बताती है हमें, जिसमें आप देखिए कि वस्त्रों के अंदर कितनी बारीक सलवटें गई हुई हैं। बुद्ध के जो फीचर्स हैं वो बिल्कुल एक राजकुमार की तरह हैं, बाल यूनानियों की तरह घुंघराले हैं, इस तरीके से हमें मिल रही है। दूसरी तरफ जो ऊपर आपको जो मूर्ति दिख रही है वो मथुरा कला शैली की है, जिसमें बुद्ध का सर जो है वो मुंडित प्राय है, वो पद्मासन में बैठे हुए हैं, अभय मुद्रा में उन्होंने हाथ उठा रखा है, इस तरीके से। नीचे जो गुप्तकालीन मूर्ति दिख रही है उसमें विष्णु शेष नाग की शैया पर लेटे हुए हैं। ये मूर्ति अपने आप में हमें बता रही है कि इस काल में वैष्णव धर्म प्रचलित था, और विष्णु की जो चतुर्भुज की प्रतिमा है, चतुर्भुज की जो कल्पना है, वो पूरी तरह से समाज में व्याप्त हो चुकी थी। कैसे वो शेषनाग के ऊपर बैठे हुए लेटे रहते हैं, लक्ष्मी कैसे उनके पास बैठी रहती है चरणों के, इस मूर्ति से हमें ये बात पूरी तरह से
दिखाई दे रही है। अब आते हैं हम चित्रकला पर, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे शैल चित्रों की। शैल चित्र क्या होते हैं? प्राचीन काल में जब मनुष्य को अपने लिए मकान बनाना नहीं आया था, तो वो आश्रय लेने के लिए जो पहाड़ी गुफाएं होती थी, जो प्राकृतिक रूप से निर्मित होती थी, उसमें वो चला जाता था। वहां जाकर उसके हाथ में जो कुछ भी आया, खड़िया वगैरह जो भी पत्थर आया, किया पत्थर, उसी से उसने वहां के जो शैल है, जो चट्टाने हैं, उसमें उसने चित्र बनाए। क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है कि वो अपने अंदर के भावों को किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त करता है। तो उसने रेखाओं के माध्यम से अपने मन के भावों को अभिव्यक्त किया। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, बैराट यानी विराटनगर जो यहाँ आपके शाहपुरा के पास में है, इन सब जगहों पर हमें इन शैल चित्रों की भरमार मिलती है। आप जो ऊपर चित्र देख रहे हैं वो भीमबेटका के शैल चित्रों में से ही एक है, जिसमें आप जो पाषाण युग का मनुष्य था उसकी सामूहिकता को देख सकते हैं। किस तरीके से वो एक समूह में कहीं जा रहे हैं, क्या उनके हाथ में औजार हैं, कैसे वो घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं, इत्यादि। इसके अतिरिक्त चित्रकला के हमें और भी उदाहरण मिलते हैं। नीचे वाला जो चित्र है वो अजंता से प्राप्त है। इसमें आप देखिए किस प्रकार विभिन्न मनुष्यों के चेहरे पर भाव हमें दिखाई दे रहे हैं। मानवीय संवेदनाओं का बहुत ही सशक्त, भावप्रवण और अद्वितीय चित्रण हमें अजंता की चित्रकला से प्राप्त होता है। जो चित्रकला थी प्राचीन काल में, वो पूरी तरह से वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी, और यहाँ तक कि उसका शास्त्रीय पद्धति से अध्ययन, अध्यापन भी किया जाता था। पूरा एक शास्त्र था चित्रकला। अब आते हैं हम पुरावशेषों पर, यानी जो उत्खनित अवशेष मिलते हैं हमें पुराने, उन पर। इनके अंतर्गत मृदभांड, औजार, उपकरण और आभूषण इत्यादि आते हैं। जब मृदभांडों की हम बात करते हैं, यानी मिट्टी के बर्तनों की हम बात करते हैं, तो वो हमें न केवल तिथि बताने में सहायक है, यानी इतिहास में वो किस तिथि के हैं, किस काल के हैं, वो ये बताने में सहायक है, बल्कि उस काल में किस प्रकार की कला थी, इसकी जानकारी भी प्रदान करते हैं। यहाँ आप इमेज में 4 प्रकार के बर्तनों को देख रहे हैं। तो जो सबसे पहले जो गोल मटका बना हुआ है, वो गेरुए रंग युक्त, या हम कहें गैरिक मृदभांड संस्कृति से संबंधित है। उसके पास में जो है उसे हम काले और लाल रंग के मृदभांड के रूप में जानते हैं, या उसे हम कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा के अंतर्गत रख सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा गेरुए रंग का हमें दिख रहा है, उसे हम चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा के अंतर्गत रखते हैं। और सबसे लास्ट में आप देखिए उत्तरी काली चमकीली मृदभांड परंपरा का बर्तन है। इन चारों बर्तनों को देखकर आप स्वयं ये समझ सकते हैं किस तरीके से मनुष्य जो है उसने अपनी तकनीक को विकसित किया। और आप ऐसे भी देखेंगे, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट ना हो तो भी आप समझ सकते हैं कि जो लास्ट में जो उत्तरी काली चमकीली मिट्टी वाला मृदभांड दिख रहा है आपको, वो अपने आप में ही ये बता रहा है कि इस समय तक आते आते बर्तन बनाने की कला उन्होंने कितनी विकसित कर ली थी। तो ये जो बर्तन है, यानी जो मृदभांड है, वो हमें इतिहास की तिथि बताने में सहायक है। इसके बाद बात आती है उत्खनन में प्राप्त औजारों की, अस्त्र शस्त्रों की। ये भी हमें सामाजिक आर्थिक जीवन की और कला और संस्कृति की जानकारी देते हैं। यहाँ आप जो चित्र देख रहे हैं उसमें जो प्रथम चित्र है, जिसमें पत्थरों को मनुष्य ने तोड़ तोड़कर थोड़ा सा पैना बनाने की कोशिश की है, ताकि हाथ में पकड़कर और वो किसी पॉइंट पर, किसी निशाने पर उसको भेद सके। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने औजारों के अंदर कितनी प्रगति की। आप देखिए किस तरीके से हड्डी के बने, लकड़ी से बने पत्थरों को किस तरीके से उसने पैना करके उसके
काट के उसको फ्लिंट बना के उसका और हड्डियों के अंदर लगा के उसने एक अच्छा सा औजार तैयार कर लिया है। और उससे नीचे देखें तो आप लोहे के औजार तैयार करना शुरू कर दिया है। तो इस प्रकार जो पाषाण युग है, जब मनुष्य ने लिखना पढ़ना नहीं सीखा था, तब भी उसके जो पुरावशेष हमें प्राप्त होते हैं, वो हमें तत्कालीन इतिहास की, उस मनुष्य की कला और तकनीक की, उसकी आर्थिक स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं। अब हमने देखा कि पुरातात्विक सोर्सेज जो हैं वो कितने सारे हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं। साहित्यिक स्रोत भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन जब इन दोनों के बीच में तुलना की जाती है तो हम ये पाते हैं कि पुरातात्विक स्रोतों को साहित्यिक स्रोतों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा क्यों है? आइए हम इन दोनों के बीच की तुलना करके देखें। इनकी तुलना करते हम पाते हैं पुरातात्विक स्रोत किसी भी काल के समसामयिक और प्रमाणिक दस्तावेज है। प्रमाणिक क्यों है? क्योंकि जो रेडियो कार्बन डेटिंग 14 वह जो अन्य विधियां हैं, वैज्ञानिक विधियां अब तो बहुत सारी शुरू हो गई हैं, उनसे हमें तिथि क्रम ज्ञात हो सकता है। यानी वैज्ञानिक विधि से उनकी जांच की जाती है पुरावशेषों की, और उससे पता चल जाता है कि कितने वर्ष पुराना है। वहीं यदि साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो हमें अधिकांश कृतियों का रचनाकाल पता नहीं है, और वो जो भी जानकारी उस ग्रंथ में मिल रही है उसे हम किस काल में रखें, ये हमारे लिए एक समस्या है। क्योंकि भारतीय साहित्यकारों की ये विशेषता रही है कि उन्होंने जो भी साहित्य लिखा वो लोक रंजन के लिए लिखा, लोगों का मनोरंजन करने के लिए, लोगों का ज्ञान वर्धन करने के लिए लिखा, अपनी प्रशस्ति या अपनी लोकप्रियता के लिए नहीं लिखा। इसीलिए उन्होंने कोई नाम लिखा ही नहीं है। लेकिन हमारे लिए क्या समस्या हो जाती है कि भाई अब वो जो कृति है उसे हम किस काल के अंदर रखें, क्योंकि उसकी तो कार्बन डेटिंग भी नहीं हो सकती, क्योंकि उस समय आपको पता है कागज नहीं था, प्रिंट नहीं होता था, तो एक के बाद एक प्रतियां तैयार होती थी, तो उसकी कार्बन डेटिंग भी नहीं हो सकती। दूसरा जो अंतर है इन दोनों के मध्य, जिसके कारण पुरातात्विक स्रोत जो हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, कि पुरातात्विक स्रोतों में कल्पना का समावेश बहुत कम हो सकता है। इसीलिए जो तथ्य इनमें प्राप्त होते हैं वो पारदर्शी और शुद्ध प्राप्त होते हैं। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति को लेते हैं। उसके अंदर जो हरिशेन है, उन्होंने लिखा है कि समुद्रगुप्त जो है वो वीणा बजाने में नारद और तुम्बरु के समान प्रवीण थे। अब चूंकि वो राजा की प्रशस्ति है, एक दरबारी कवि द्वारा लिखी गई है, इसलिए संभव है कि उसमें अतिशयोक्ति हो। लेकिन जब हमें एक और स्रोत मिल जाता है जिसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, अभी अभी हमने देखा एक सिक्का, तो ये प्रमाणित हो जाता है कि वो तथ्य शुद्ध है। दूसरी बात कि जो अभिलेख लिखवाया जा रहा है वो जनता पढ़ती है, और यदि उसको लगता है कि इसके अंदर जो लिखा गया है वो सच नहीं है, तो वो क्या करेगी? अपने राजा को उतना सम्मान नहीं दे पाएगी। इसीलिए शुद्ध तथ्य ही अभिलेखों में लिखवाए जा सकते हैं, क्योंकि वो प्रजा की नजर में होते हैं, प्रजा को दिखाई देते हैं। जबकि साहित्यिक कृतियों में इतिहास तो मिलता है, उसके तथ्य तो मिलते हैं, लेकिन उनके साथ अनुश्रुतियां, अतिरेक, पूर्वाग्रह, ये सब भी मिल जाते हैं, जिसके कारण तथ्य शुद्ध नहीं रह पाते। यहां भी हम एक उदाहरण देखेंगे, बाणभट्ट का हर्षचरित। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, और उन्होंने अपने राजा की प्रशंसा के अंदर या राजा का चरित्र बताने के लिए जो उन्होंने लिखा है, तो उसमें वो राजा की प्रशंसा ही करेंगे, क्योंकि वो दरबारी हैं और उन्हें दरबार में अपने राजा को प्रसन्न करना है। इसके लिए वो जितने अच्छी अच्छी बातें हैं हर्ष के बारे में वो लिखते हैं। कई बार तो वो वह सब भी लिख देते हैं जो सत्य था ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, इस तरीके की बातें। यानी जो काम
हर्ष अपनी तलवार से नहीं कर पाए, वो बाणभट्ट की लेखनी ने कर डाला, क्योंकि साहित्यिक कृतियों में अतिरेक, पूर्वाग्रह संभव है। यही दो मुख्य कारण हैं जिनसे पुरातात्विक स्रोतों का महत्व साहित्यिक स्रोतों की अपेक्षा अधिक हो जाता है, और इसीलिए इतिहास लिखते समय पुरातात्विक स्रोत अधिक महत्वपूर्ण बन जाते हैं।